बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं लाजमी एग्ज़ाम में, पीपीएससी, एफपीएससी। तो ये आपने बड़े तवज्जो से सुनना है और इसको समझना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। अच्छा देखें, जो टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होते हैं वो गाइड करते हैं नाबालिग शख्स को या इमेच्योर नापुख्ता हो, जिसको ना समझ हो, वो करते हैं ताकि वो कहीं पर एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है, एडजस्ट करने के लिए। ये जो है ना एक्सपीरियंस मेंबर जो है ना गाइड करते हैं इमेच्योर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। अच्छा, ये ट्रायंगुलर प्रोसेस में 3 चीजें होती हैं, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट्स होते हैं और तीसरी चीज वो कंटेंट्स होती है, कंटेंट। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड जो है ना इसका ऑप्शन है ए दुरुस्त है, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है जो फोकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि 3 तो हैं इसके ट्रायंगुलर के, ये चौथा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, द गोल ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग का जो गोल है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में एक अच्छी तब्दीली। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी और गार्ड। अब देखें, कोई भी कंटेंट है उसको आप इजी वे में जब कन्वे करते हैं तो उसे ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ये होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन। तो मतलब ये है कि आसान से मुश्किल की तरफ जाने को मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एसएलओ स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी जो है ना इसका दुरुस्त है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ लेवल। सोलो टैक्सोनॉमी के 4 लेवल हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर आजकल एक और निज़ाम है कि सोलो टैक्सोनॉमी बिग्स एंड कॉलेज ने पेश की थी, और ये इसके बारे में ये है कि वैसे तो ये नीचे क्वेश्चन नंबर 7 में बता दिए गए हैं। इसके 4 लेवल हैं, यूनिस्ट्रक्चरल लेवल, मल्टी स्ट्रक्चर लेवल, रिलेशनल लेवल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। अब इसमें एक प्री स्ट्रक्चरल लेवल भी शामिल किया गया है, तो 5 बना दिए गए हैं, लेकिन जो सोलो टैक्सोनॉमी का जो बिग्स एंड कॉलेज ने पेश किए थे वो 4 हैं यूनिस्ट्रक्चरल। तो ये जैसे भी आपने याद करना है इसको याद कर लें। With reference to solo taxonomy, one aspect of a task is understood. अच्छा, यूनिस्ट्रक्चर, अब इनकी डेफिनेशन आ रही हैं। वो डेफिनेशन ये है कि यूनिस्ट्रक्चरल में एक जो है ना टास्क दिया जाता है। याद रखें, एक टास्क में यूनिस्ट्रक्चर, 2 टास्क होते हैं या 2 से ज्यादा टास्क होते हैं तो वो मल्टी स्ट्रक्चरल होता है। और रिलेशनल होता है कि कई चीज़ों के साथ उसको क्या किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, उसे रिलेशनल कहते हैं। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें मतलब जो है ना वो इंफॉर्मेशन से इंसान दूर निकल जाता है, जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 or more aspects are understood in, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एस्पेक्ट को क्या किया जाता है, समझा जाता है, उसको मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन 2 or more aspects in। अब देखो, इसमें जो है ना ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है ताल्लुक बनाया जाता है 2 या 2 से ज्यादा चीजों के दरमियान, उनकी मतलब जो है ना डेवलप करने के लिए। एक होता है उनका जो है ना समझा जाता है, वो मल्टी स्ट्रक्चरल होता है, यहाँ पर डेवलप की जाती है चीज़, नई शुमार की जाती है, तो फिर इसको एक्सटेंडेड। ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सी ऑप्शन है, रिलेशनल लेवल होता है, इनको आपस में मिलाया जाता है। टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज
देखिए यहाँ पर गो बियॉन्ड यानी कि मेटाफिजिक्स इसको कह सकते हैं, मेटाफिजिकल फीचर, तो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल, तो इसको ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। यानी कि ये आम सोच से ज्यादा, कि जिसमें बच्चा जो है ना ज्यादा खुद से सोचना शुरू कर दे, उसको कहते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। अब यूनिस्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, और मैं इनकी एक मिसाल दे देता हूँ। यूनिस्ट्रक्चरल लेवल का ये है कि आपसे पूछा जाता है कि फर्ज करो अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए, तो ये एक सवाल है। फिर इसमें जैसे कि अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए, तो ये मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल है। और रिलेशनल लेवल है कि आप जो है ना जब मतलब अल्लामा इकबाल का नजरिया पाकिस्तान, ये अल्लामा इकबाल की काविशें जो है ना वो उसके लिखें, तो फिर यहाँ पर आ जाता है रिलेशनल लेवल। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है, तो क्या आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि अल्लामा इकबाल की काविशों को, तो फिर ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। इसमें आपके अपने ख्यालात होते हैं, जिसमें आप अग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ये चारों की मैंने आपको एक एक मिसाल बता दी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय, सोलो टैक्सोनॉमी। अच्छा देखिए ब्लूम ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बेंजामिन एस ब्लूम, ये इसने पेश की थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जिसे कहते हैं, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और किरात हॉल ने पेश की थी अफेक्टिव डोमेन, और सिम्पसन ने पेश की थी साइकोमोटर डोमेन, और डी बिग्स एंड कॉलेज ने सोलो टैक्सोनॉमी पेश की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, अच्छा स्टूडेंट जो है ना पैसिव होते हैं वो लेक्चर मेथड में। अब याद रखें पैसिव जो है ना लेक्चर में ये होता है कि टीचर बोलता है और बाकी बच्चे सुनते हैं। आजकल हमारे कॉलेजेस में, स्कूल में तकरीबन इसी को अपनाया जाता है। और लेक्चर मेथड का एक फायदा ये है कि ज्यादा बड़ी क्लास हो तो उसमें लेक्चर मेथड ही काम आ जाता है। ये प्रोजेक्ट, डिस्कवरी मेथड या इंक्वायरी मेथड ये एक एक्टिविटी बेस्ड है, ये उस वक्त होता है जब क्लास थोड़ी हो, कम तादाद में हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर है 13, सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। सिंपोजियम में ये होता है कि जैसे कि आजकल ये मॉर्निंग प्रोग्राम किए जाते हैं, उसमें ये होता है कि कोई मामला जो है ना 3-4 लोग बैठ के एक माहिर जो एक्सपर्ट पर्सन होता है उससे डिस्कस करते हैं, तो इस तरह, तो ये इसको सिंपोजियम कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 है, ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, किसी भी चीज की छानबीन करना। आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ, आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ना तो ये किसका एक्सपोनेंट है, ये ह्यूरिस्टिक मेथड का। अब ह्यूरिस्टिक मेथड के आप देखो 3 नाम बन गए, ये ह्यूरिस्टिक मेथड, टू इन्वेस्टिगेट किसकी छानबीन करना, तो इन्वेस्टिगेट के जो मिलते जुलते सिनोनिम है वो भी इसमें शामिल हो गए। और तीसरा जो नाम है वो आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट, आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ना ये इसका एक्सपोनेंट है, पैदा करने वाला है। अब ये तीनों जो है ना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर। अच्छा ये 4 टाइप हैं इसकी, ये बात याद रखें। जो ये किलपैट्रिक ने जो है ना प्रोजेक्ट की 4 टाइप बताई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, जो किलपैट्रिक ने आपको बताई थी। सबसे पहली है क्रिएटिव, दूसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरी है एस्थेटिक, और चौथी है सर्टन स्किल्स। ये 4 जो है ना इसके टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड। एक्टिविटी जो है ना वो फिजिकल एंड मेंटल एक्शन होता है, याद रखें फिजिकल और मेंटल जो है ना एक्शन, ये क्योंकि जहन से काम किया जाता है, जहन से सोचा जाता है, और फिजिकल जो है ना ये किया जाता है। तो 17 क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब देखिए स्पेसिफिक टू जनरल जो होता है ना ये इंडक्टिव मेथड होता है, याद रखें इंडक्टिव। और डिडक्टिव होता है जब जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं तो उसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। ड्रिल मेथड ये होता है कि उसमें जो है ना आप प्रैक्टिस करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है डिस्कशन मेथड, वो तो आपको डिस्कशन से लग रहा है कि कोई टॉपिक दिया जाएगा उस पर डिस्कशन की जाती है। तो यहाँ पर जो स्टेम में जो बात पूछी गई वो है वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये है इंडक्टिव मेथड। प्रैक्टिस इज मेड इन ड्रिल मेथड। अब नेक्स्ट आ जाएं, द सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज।
अच्छा, सोक्रेटिक मेथड जो है ना वो क्वेश्चन आंसर मेथड, इसको क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। ये कई मरतबा सवाल पूछा भी जा चुका है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो जवाब है, जो आंसर है वो क्वेश्चन आंसर मेथड है, सोक्रेटिक मेथड। अब है क्वेश्चन नंबर 21, विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या चीज इनमें से दुरुस्त नहीं है, ये बात अपने ध्यान में रखना है। इसे पूछा कि दुरुस्त नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन दुरुस्त हैं प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन एक उनमें से दुरुस्त नहीं है। 21 का जो आंसर इसमें है वो है इट इज टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। अब देखो प्रोजेक्ट जो है ना ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो ये टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, वाकई पर्पसफुल एक्टिविटी है। इट इज प्रोसीडेड इन अ सोशल एनवायरनमेंट, ये वाकई सोशल एनवायरनमेंट में होती है। इट इज अकम्प्लिश्ड इन रियल लाइफ, ये रियल लाइफ में होती है, लेकिन ये टीचर सेंटर्ड नहीं है। इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। 22 है ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लान्स। अच्छा, एक होता है माइक्रो लेसन, एक होता है मैक्रो। मैक्रो होता है, मैक्रो कहते हैं बड़े को, और माइक्रो कहते हैं छोटे को। तो मैक्रो होता है जो पीरियड होते हैं क्लास में 45 या 35 से 40 मिनट के, तो 35 से 45 मिनट जो है ना ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। तो 35 से 45 मिनट का एक पीरियड होता है। फिर दूसरी बात इसको मैक्रो लेसन प्लान कहते हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। और जो माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो लेसन प्लान होता है, ये टीचर्स की स्किल है, टीचिंग के बारे में, टीचिंग सीखने के बारे में स्किल है। 23 है इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसिस इज ऑन। अच्छा, जो ब्रिटिश है ना वो करते हैं टीचर एंड कंटेंट पे कंटेंट प्रेजेंटेशन पे, उस पे जोर देते हैं। और जो अमेरिकन है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव या एसएलओज पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब आपने ये लाजमी याद रखना है, ब्रिटिश की जो अप्रोच है लेसन प्लानिंग के बारे में वो है टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन, और अमेरिकन की है वो है लर्निंग ये ऑब्जेक्टिव्स और एसएलओज। 25 है विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इनमें से कौन सा लेसन प्लान प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पर लेसन प्लान की किस्म नहीं है, ये बात याद रखें। तो वो है माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान जो है ना वो ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पर ये लेसन प्लान नहीं किया जाता। अब ये है कोग्निटिव लेसन प्लान, अफेक्टिव लेसन प्लान, साइकोमोटर लेसन प्लान, ये किया जाता है। लेकिन माइक्रो लेसन प्लान ये टीचिंग स्किल है, ये जो है ना टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है विच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। लेसन प्लान के बारे में ये चीज दुरुस्त नहीं है। 26 में जो है ना सी ऑप्शन दुरुस्त है, इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट, क्योंकि लेसन प्लान जो है ना ये टीचर ने करना होता है, ये स्टूडेंट्स ने नहीं करना होता है। तो फिर इसमें देखें क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस, ये टीचर में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स, ये कंटेंट्स को तरतीब से मतलब डिलीवर करने के लिए होता है। और ऑप्शन नंबर डी है इट सेव्स फ्रॉम हैपहैज़र्ड टीचिंग, इसमें यह है कि बंदा आए और पढ़ाना शुरू कर दे, ना उसको कोई प्लानिंग हो कहाँ से शुरू किया कहाँ से नहीं। हैपहैज़र्ड का मतलब होता है जिगजैग, यानी कि इधर उधर की बातें करना। तो यहाँ पर ये जो है लेसन प्लानिंग का मकसद भी ये होता है कि आप जो है ना हर चीज़ को सीक्वेंस से चलें, तरतीब से पढ़ाएं ताकि बच्चे को समझ आए। तो यहाँ पर 26 का है विच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के डेवलप नहीं करते, इसको टीचर करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड। अच्छा, एक अच्छे ड्रामे में जो है ना वो वेरी लॉन्ग प्ले नहीं होता। ड्रामा जो है एक अच्छा ड्रामा जो है उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, आली डायलॉग होते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट फुल ऑफ फीलिंग होता है, लेकिन वेरी लॉन्ग नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। 28 है विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा और रोल प्ले। इनमें से कौन सी चीज ड्रामे का या रोल प्ले का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बात है। डू मेक रिहर्सल, रिक्रिएशन एंजॉयमेंट, ये भी दुरुस्त है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ कन्वर्सेशन, ये भी ठीक है। डू मेक रिहर्सल ये नहीं है।
28 का जो आंसर है वो है डू मेक रिहर्सल, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 29 है ड्रामा और रोल प्ले इज यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री, यहाँ पर है हिस्ट्री। याद रखें हिस्ट्री को जब भी पढ़ाया जाए वो ड्रामाई अंदाज में पढ़ाया जाए तो दिलचस्पी का बायस बनती है। 30 क्वेश्चन है द मेन टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड आर, तो टेली कॉन्फ्रेंस जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, 3 होती हैं, ठीक है, ये बात याद रखें, ऑप्शन नंबर 20 का दुरुस्त है। तो 3 टेली कॉन्फ्रेंसिंग, अब कौन कौन सी है तो वो नीचे क्वेश्चन में है, विच इज नॉट द टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें टीवी जो है ना टेली कॉन्फ्रेंस नहीं है, जबकि ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो और कंप्यूटर ये 3 टेली कॉन्फ्रेंस की इकसाम है। क्वेश्चन नंबर 32 विच वन इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, इनमें से कौन सी चीज कोऑपरेटिव लर्निंग है, तो इनमें इंडिविजुअल भी है और ग्रुप भी, ये दोनों ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। 33 कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ना किस चीज का मुतबादिल है, ये बात याद रखें, किस चीज का मुतबादिल है, वो कम्पिटिटिव मॉडल्स का है। 34 है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप, तो कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप में जो है ना तादाद कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, 3 से 4 स्टूडेंट्स होते हैं और वो एक दूसरे को मतलब जो है ना कोऑपरेट करके सीखते हैं। 35 क्वेश्चन है द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज, द एसेंशियल एक लाजमी जो है ना खसूसियत है कोऑपरेटिव लर्निंग की वो कौन सी है। 35 जो है ना वो उसका जो है ना देखिए, अब इसमें इफेक्टिव लर्निंग ये भी होती है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, ये लग तो सब रहा है लेकिन इसमें पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इसमें जो कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है ना एक दूसरे पर मुस्बत तरीके से वो ताउन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, 3 से 4 जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। 36 है द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद पीर्स, अब ऑप्शन नंबर डी है कि हाँ ये जो ज्यादातर वक्त होता है ना ये अपने हम जोलियों में हम रुतबा जो क्लास फेलो होते हैं उनमें गुजारते हैं। पीर कल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स, 37 क्वेश्चन है, तो पीर कल्चर क्या करता है, सोशलाइजेशन पैदा करता है। 38 क्वेश्चन है विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, टीम टीचिंग का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये भी है, क्वेश्चन नंबर बी है बेटर प्लानिंग ये भी है, बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स ये भी है, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर ये नहीं है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता, तो टीम टीचिंग में ये होता है कि इसमें बाकी चीजें होती हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता। 39 क्वेश्चन है द हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज, कि हाइपोथेसिस जो टीम टीचिंग में होता है वो क्या है। 39 क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी द बेस्ट टीचर्स इन स्कूल्स आर शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्कूल में सबसे बेहतर टीचर होता है वो तकरीबन सब क्लासेस में उसको क्या किया जाए, उसका पीरियड रखा जाए ताकि वो सब स्टूडेंट्स उससे मुस्तफीद हो सकें। CAI स्टैंड्स फॉर, ये कई मरतबा क्वेश्चन आ चुका है, तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI, CAI का मोड कौन सा नहीं है, ये बात याद रखें, तो ट्यूटोरियल मोड, ड्रिल मोड और सिमुलेशन मोड ये तीनों हैं, क्वेश्चन मोड नहीं है। आगे है एग्जांपल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज दैट स्टूडेंट साइकोमोटर, अब देखिए 3 किस्म की डोमेन है, वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कोग्निटिव डोमेन, एक है अफेक्टिव डोमेन, एक है साइकोमोटर डोमेन। जब भी कोग्निटिव डोमेन आएगी तो आप मेंटल याद रखना, ये दिमाग हेड का आप जिक्र होगा, माइंड का जिक्र होगा, इंटेलेक्चुअल का जिक्र होगा, और अफेक्टिव में जो ना वैल्यूज का, जो दिल से जो चीजें पैदा होती है, फीलिंग्स, इमोशन का जिक्र होगा, और जो साइकोमोटर है वो फिजिकल वर्क होता है, तो इसमें याद रखें इसमें बॉडी मूवमेंट ज्यादा होती है, तो इस साइकोमोटर। अब यहाँ पर देख लें कि मकसद है कि 42 क्वेश्चन का आंसर है
परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बे को परफॉर्म करना, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, तजर्बा जो है ना वो करना। अब देखो डिमॉन्स्ट्रेट अवेयरनेस टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये कोग्निटिव है, ये भी मतलब जो है ना आपने डिस्क्राइब करना है, बताना है, आगाह करना है, किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। कैन कंपेयर रिजल्ट ऑफ टू एक्सपेरिमेंट्स, ये भी एक कोग्निटिव डोमेन का फैक्टर है। कैन नरेट स्टोरी, ये भी कोग्निटिव डोमेन का है। जबकि परफॉर्मेंस जो है ना वो किस में आ रही है, वो साइकोमोटर में आएगी। 43 क्वेश्चन है, एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफस्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम। हाँ याद रखें कि जो ये कोग्निटिव अफेक्टिव डोमेन की किस्में हैं, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग, तो ये इसकी 5 किस्में होती हैं वैसे। तो इसमें जो है ना जो लाइफस्टाइल अपनाया जाता है ना, जो सिस्टम आप अपनाते हैं उसको कैरेक्टराइजेशन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। एग्जांपल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज, अब कोग्निटिव डोमेन का जो मतलब इसमें मिसाल है वो कौन सी है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टूल्स। देखें किसी भी चीज की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो फिर वो मतलब इसमें डिस्क्राइब अ टॉपिक, ये मतलब ये भी ठीक है। और डिवेलप एन एक्सरे, एक्सरे को फिल्म जो है वो आपने बयान कर वो दिखानी है। तो एक्सरे फिल्म जो है ना असल में ये है कि ये साइकोमोटर की हुआ। टाइप लेटर, ये भी फिजिकल वर्क है। डिस्क्राइब अ टॉपिक, ये कोग्निटिव डोमेन से मिलता जुलता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टूल्स, टूल्स के लिए जिम्मेदारी लेना, तो ये आप जो है ना मेंटल वर्क करेंगे इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है, ये बात याद रखें। और एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हिरार्की इज, याद रखें कि हिरार्की का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना जो बात की गई है कि सबसे पहले जो है ना ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की गई है यहाँ पर। तो इवेल्युएशन इसका ऑप्शन है, आंसर है 45 क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है, एवेल्युएशन। ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन 50 तक कर लें, उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस कर लेते हैं। 46 है, स्टूडेंट्स कैन डिजाइन अ लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखें एक बात याद रखें, इसमें ये बताया गया है कि लेबोरेटरी का लफ्ज आया। याद रखें लेबोरेटरी में कोई चीज बनाई जाती है तो उसका जो है ना तजर्बा किया जाता है, और कोई चीज नई पैदा की जाती है। तो एनालिसिस का मतलब होता है तोड़ना, और सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। 47 है, द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज 3 है, 3 डोमेन है इसके अंदर। 47 क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज एवेल्युएशन है, ये एवेल्युएशन इसमें आएगा। लास्ट जो है ना डी। 49 है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की वैल्यू और वर्थ जो है या फाइनल डिसीजन है वो इवेल्युएशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू, अच्छा ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ना वो डिवाइड किए गए हैं 3 डोमेन्स में। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। सबसे पहले कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन जो है वो याद रखें किसने पेश की थी, वो पेश की थी बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में। तो ये इसने पेश की थी। और इसमें जो इसके 6 सब ग्रुप्स हैं वो आप देख लें। सबसे पहले है नॉलेज, फिर है कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और आखिर में इवैल्यूएशन होता है। तो ये बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में पेश की थी। फिर इसके बाद है अफेक्टिव डोमेन, ये किरात हॉल ने पेश की थी 1964 में, 8 साल बाद। तो इसकी जो 5 सब ग्रुप्स हैं, 5 सब ग्रुप्स हैं, ये याद रख लें। इसमें सबसे पहला है अटेंडिंग और रिसीविंग। रिसीविंग भी कहते हैं, अटेंडिंग भी कहते हैं। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, तीसरा है वैल्यूइंग, और चौथा है ऑर्गेनाइजेशन, और 5वां लास्ट है कैरेक्टराइजेशन। अब है साइकोमोटर। साइकोमोटर याद रखें, साइकोमोटर सिम्पसन ने पेश की थी 1972 में। और 1972 में जब इसने पेश की थी तो इसमें जो है ना आगे आएगी भी सही इसमें। तो इसमें जो सब ग्रुप हैं वो 7 सब ग्रुप्स हैं, वो देख लें वो कौन कौन से हैं। परसेप्शन, दूसरा है सेट, तीसरा है गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथा है मैकेनिज्म, 5वां है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स,
और छठा है एडेप्टेशन और सातवां है ओरिजिनेशन या ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ना ये 7 हैं, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने। तो इसकी मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं और जैसा भी आप मुनासिब तरीके से इसको याद कर सकें इसको फिंगर टिप्स पे याद कर लें। क्वेश्चन नंबर है 51। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन के ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ना ये 1956 में पेश की गई थी। बेंजामिन एस ब्लूम ने इसको पेश किया था। 52 है द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड। हाँ ये देखो बेंजामिन एस ब्लूम जिसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, असल टैक्सोनॉमी जो है ना ये पेश की गई थी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये 1956 में। तो सबसे पहले इसको बेंजामिन एस ब्लूम ने इसको पेश किया था। कैराथ हॉल ने अफेक्टिव डोमेन पेश की थी। सिम्पसन ने इसको साइकोमोटर जो है ना साइकोमोटर डोमेन पेश की थी। अच्छा ये इनका 8-8 साल का वक्फ है, बस ये याद रख लेना है आपने। नेक्स्ट है अब यहाँ पर लिखा हुआ मैंने ब्लूम्स 1956 में और कोग्निटिव डोमेन आता है इसमें। इसके 6 जो नीचे लिखा हुआ है ये सब ग्रुप्स हैं और ये आगे KCAASC हर एक की अपनी टेक्निक होती है याद करने की, जैसा आप याद कर सकते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है K से नॉलेज, C से कम्प्रीहेंशन, A से एप्लीकेशन, फिर A से एनालिसिस, S से सिंथेसिस और E से इवैल्यूएशन। ये 6 सब ग्रुप बनेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। कोग्निटिव डोमेन है कोग्निटिव डोमेन जो है ना वो 6 सब ग्रुप रखती है और ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। 54 क्वेश्चन है द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन इज। कोग्निटिव डोमेन में लोएस्ट लर्निंग जो है ना वो क्या है, नॉलेज है। 55 है द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन इज, हाईएस्ट जो है ना वो एवेल्युएशन है। 56 है द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 56, ये बिल्कुल इसकी तरतीब लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एवेल्युएशन। 57 है नोइंग और मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न्ड विद। हाँ ये देखे ना ये नोइंग से ही आपको पता लग रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है, ये इसका पहला स्टेप है नॉलेज। 58 है टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल का मीनिंग जो है ना आप सब समझ जाते हैं तो कंप्रीहेंशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। 59 है टू यूज प्रीवियस लर्नड मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन। जब आप पिछले मटेरियल को नए मटेरियल में अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, ये एप्लीकेशन होता है। ये स्टेज नंबर 3 है। टू ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स टू नो इट्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब आप किसी चीज को तोड़ते हैं उसका तजिया करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो फिर वो एनालिसिस कहलाता है। 61 है टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। जब आप तमाम टुकड़ों को जोड़ के इकट्ठा करते हैं तो उसको सिंथेसिस कहते हैं। 62 है टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल। ये आप एवेल्युएशन होता है, ये इन द एंड होता है और ये आखिरी है। तो इस तरह ये 6 सब ग्रुप्स के स्टेप थे, सब ग्रुप हैं और 6 जो है ना ये इनकी एक एक करके आपको डेफिनेशन बता दी गई है, तो ये आपने एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना है। 63 है द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय। हाँ देखिए जब भी आप याद रखिए माइंड, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल स्किल आएगा वो कोग्निटिव डोमेन में आता है, क्योंकि कोग्निटिव डोमेन हेड से काउंट कर हेड से रिलेटेड है। अफेक्टिव डोमेन जो है ना वो हार्ट से रिलेटेड है और साइकोमोटर जो है ना ये हैंड से रिलेटेड है। ये 3H इस्तेमाल होता है इनके लिए, दिमाग, दिल और हाथ। तो इसके लिए एक वो बल्कि एक जुमला भी है, दिमाग दिल के हाथ में है, तो इस तरह आप याद कर लें। 64 है एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय। हाँ ये अफेक्टिव डोमेन्स है, ये जो आपकी वैल्यूज आ जाती है, एटीट्यूड्स आ जाते हैं, दिलचस्पी आ जाती है, ये आपके अफेक्टिव डोमेन में आता है, ये आपके दिल से रिलेटेड है।
65 है विच डोमेन इज कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल, ये साइकोमोटर है। 66 द फोकस ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज, अब कोग्निटिव डोमेन का फोकस किस पे होता है, ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे होता है, ऑप्शन नंबर बी। 67 है द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय, हाँ किरात होल, ये ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये CAP कैप आप लिख सकते हैं, तो कैप में सी कोग्निटिव डोमेन उसके 6 है सब ग्रुप, और ए से अफेक्टिव डोमेन उसके 5 सब ग्रुप हैं, और पी से साइकोमोटर उसके 7 सब ग्रुप्स हैं। 68 है अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू, वो 5 हैं, 5 सब ग्रुप्स हैं, अफेक्टिव एफ है, और एफ से एफ मिला लें ये रिजेम्बलेंस बन जाती है, तो फिर इस तरह आपको याद रह जाएगा। 69 द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन इफेक्टिव डोमेन इज, लोएस्ट लेवल, अब इसके 5 हैं, रिस्पॉन्डिंग या रिसीविंग, तो उसके बाद है ये आप देख लें, दो लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन, तो ये रिस्पॉन्डिंग है, ये अटेंडिंग है, अटेंडिंग या रिसीविंग है, फिर रिस्पॉन्डिंग है, फिर वैल्यूइंग है, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, और सी है फिर एंड पे कैरेक्टराइजेशन। ये डबल आर वोक या AR वोक जिस तरह आप याद कर सकते हैं इसको याद कर ले। इसकी 5 सब ग्रुप्स हैं अफेक्टिव डोमेन के। 70 विच इज प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन, कैरेक्टराइजेशन, ये अफेक्टिव डोमेन का आखिरी जो है ना कैरेक्टराइजेशन है। द राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन का सबसे पहले होता है अटेंडिंग या रिसीविंग, ये दोनों एक चीज़ याद रखना, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन है, और कैरेक्टराइजेशन है एंड पे कैरेक्टराइजेशन। ये जो है ना फिर आखिर वाला जो है ना ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। ये आर वोक से याद कर लें, 1964 में किरात होल ने इसको दिया था, तो ये बात याद रख लें। विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमिनन, एक खास किस्म के फिनोमिनन को अटेंड करना अटेंडिंग या रिसीविंग होता है, ये आपको पहले ही पता है। विच सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है ना रिस्पॉन्डिंग में होती है, जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक्टिव हैं। 74 है ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू अ कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम, अब वैल्यू का आया तो जारी बात है ये वैल्यूइंग आएगा, इसको ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। 75 है अफेक्टिंग डोमेन फोकस ऑन अडॉप्शन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल इन, अब देखिए जब कोई आप तमाम जब कोई बात रिसीव करते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसकी वैल्यू देते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर क्या होता है एंड पे उसको अपना लेते हैं, तो वो कैरेक्टराइजेशन होती है, वो आपके कैरेक्टर में झलकना शुरू हो जाती है। 76 है साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन इन 1972, अच्छा ये पी से साइकोमोटर है, इसके 7 सब ग्रुप्स हैं, सिम्पसन ने दिया था, ये PSGMCAO, ये आप इस तरह आप ये लिखा हुआ है, तो ये आगे आ भी जाएंगे, तो परसेप्शन, सेट, गाइड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, तो इस तरह जो है ना ये आपने PSGMCAO ये आपने याद कर लेना है, ये 7 इसके सब ग्रुप्स हैं। अफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स बाय किरात होल, ये 1964 में ये मतलब इसने पेश किया था अफेक्टिव डोमेन को। 78 साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन इन 7 ग्रुप्स। अच्छा 79 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इज, तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ऑब्जर्वेबल भी होता है और मेजरेबल भी, ये ऑप्शन नंबर सी ये दुरुस्त है इसका। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन, अब साइकोमोटर डोमेन के 7 जो 7 सब ग्रुप्स हैं वो देख लें क्या है। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स, ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन, ओरिजिनेशन, ये ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है इसका।
तो ये आपने एक दो बार पढ़ेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। 81 है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन इज, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन जो है ना वो वैल्यू से मतलब इसका की वर्ड है वैल्यू। तो स्टूडेंट वैल्यूज ऑनेस्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। अब ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर, तो ये साइकोमोटर है। स्टूडेंट कैन ड्रा ग्राफ, ये भी साइकोमोटर है। स्टूडेंट कैन राइट लेटर, ये भी साइकोमोटर है। तो अफेक्टिव डोमेन जो है ना ये स्टूडेंट वैल्यूज ऑनेस्टी। 82 है ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया। जब आप किसी भी चीज को इकट्ठा करते हैं ना तो वो सिंथेसिस कहलाता है, इकट्ठा करना, और एनालिसिस होता है तोड़ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। 83 है विच इज वास्ट इन स्कोप। अच्छा ये जो ना अब देखें वास्ट इन स्कोप है टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग स्ट्रेटजी है ना ये वास्ट इन स्कोप है, ये लॉन्ग टर्म गोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और टैक्टिक्स जो है ना ये स्पेसिफिक टास्क हासिल करने के लिए होता है। और टीचिंग टेक्निक जो है ना ये एक स्टाइल है। तो एक स्पेसिफिक स्टाइल है जो आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक्स होती हैं क्लासरूम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेथड जो है ना जर्नल जो टीचिंग होती है इसको कहते हैं। तो वास्ट स्कोप जो है ना टीचिंग स्ट्रेटजी है। तो इसमें ना टीचिंग स्ट्रेटजी में देख लें दो किस्म की वो होता है। एक टीचर सेंटर्ड होती है इंस्ट्रक्शन, एक स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन होती है। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि टीचर एक्टिव रोल अदा करता है, और स्टूडेंट सेंटर में स्टूडेंट एक्टिव रोल अदा करता है। स्टूडेंट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में उसको पढ़ाया जाता है। 84 है स्टूडेंट्स फाइंड और एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स इन। जब देमसेल्व्स इन होगा कि खुद एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर या फाइंड से ही आपको पता लग रहा है तो डिस्कवरी मेथड है। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। फिर उसके बाद है 85 क्वेश्चन टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन। हाँ जब टीचर जो है ना परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। याद रखें डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर परफॉर्म करके दिखाता है और एक्सप्लेन करता है। 86 है रोल ऑफ स्टूडेंट इज एक्टिव इन। अच्छा देखें डिस्कवरी मेथड इसमें जो स्टूडेंट होता है वो तलाश करने के लिए अपना जहन और जिस्म जो है ना लगाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी यही होता है कि स्टूडेंट एक्टिव होता है, और इंक्वायरी मेथड में ऑल ऑफ द अबव इसका दुरुस्त है। तो रोल ऑफ स्टूडेंट इज एक्टिव इन डिस्कवरी मेथड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में और इंक्वायरी मेथड में, ये सब में जो है ना इसका एक्टिव रोल होता है। 87 है माइक्रो टीचिंग इज माइक्रो टीचिंग जो है ना टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। याद रखें माइक्रो टीचिंग जो है ना टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। व्हाट इज द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 मिनट होते हैं। याद रखना 5 से 10 मिनट। और जो मैक्रो मतलब आपने जो पीछे पढ़ा था मैक्रो, वो मतलब ये होता है कि वो इससे मतलब माइक्रो छोटा होता है और मैक्रो बड़ा। वो 35 से 45 मिनट का जो पीरियड होता है वो उसके बारे में होता है। ये माइक्रो टीचिंग जो है ना ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, और ये 5 से 10 मिनट होती है, और 5 से 10 ही में स्टूडेंट होते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग। 5 से 10, 5 to 10 है। माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन माइक्रो टीचिंग जो है ना वो स्टार्ट हुई थी। माइक्रो टीचिंग जो है ये स्टार्ट हुई थी 1960, असल तो 63 है, तो उसमें स्टार्ट हुई थी। ये टीचर्स की या न्यू एजुकेटर्स की ट्रेनिंग के लिए था। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एजुकेशनिस्ट थे डिवाइड डब्ल्यू एलन ने स्टार्ट की थी। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी और स्किल्स। ये बात याद रखें स्किल के ऊपर जो है ना वो ज्यादा फोकस करती है। अच्छा नेक्स्ट है 92 विच इज मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस में की टीचिंग में सबसे जो अहम है वो क्या है प्रोजेक्ट मेथड है। वो प्रोजेक्ट मेथड सबसे बेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 93 विच वन इज एक्सेप्शन। इनमें से कौन सी चीज एक्सेप्शन है। बुक्स मैगजीन डायग्राम्स ये सारे एक जैसे हैं, तो टीवी इसमें एक्सेप्शन है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में टीवी
डी जो है ना, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। हाउ मेनी सेंसेस अ पर्सन यूजेस व्हाइल ऑब्जर्विंग फिल्म, फिल्म को ऑब्जर्व करते हुए कितने सेंसेस इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो इस्तेमाल कर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है ना 95, हाउ मैनी सेंसेस अ पर्सन यूज व्हाइल ऑब्जर्विंग फिल्म, तो टू टू